हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? कौन थे? तो शिव जी जो थे, शिव भगवान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हिंदू देवताओं में सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे शिव जी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? कौन एक जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो भग्नावशेष, अभिलेख और सिक्के, ये तीनों जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? यानी कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता में किस वर्ष खुदाई का काम हुआ था? तो पहली बार हड़प्पा सभ्यता में वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता जो वहाँ पर खुदाई का काम हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हड़प्पा सभ्यता जो थी ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोथल कहाँ पे है, तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क की राज्यरोहण तिथि क्या है? तो कनिष्क जो थे उनकी राज्यरोहण तिथि 78 ईस्वी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक जो थे उन्होंने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो लक्षणाध्यक्ष जो होते थे ये मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान होते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? किस चीज़ से? तो अर्थशास्त्र है और इंडिका से, और इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से और इंडिका से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार जो थे इनका संबंध हर्यक वंश से था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्यक वंश से बिंबिसार का संबंध था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत को किसने लिखा है? तो महाभारत को किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? तो महाभारत के 102वें अध्याय में भीष्म के द्वारा, किसके द्वारा? तो महाभारत के आदि पर्व में 102वें अध्याय में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। या फिर इस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके रह सकता है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर अपने विचार किसने व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भगवत गीता जो है इस पर अपने अपने विचार, जैसे कि महात्मा गांधी ने भी विचार व्यक्त किए, स्वामी विवेकानंद भी अपने विचार व्यक्त किए और बाल गंगाधर तिलक ने भी, यानी कि इन सभी ने श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और इससे पहले आप लोगों को जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री का, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर वाले भी प्रश्न, इस सब प्रश्न आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसका हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले से इसका आंसर पता होगा कि गांधारी जो थी ये दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप का संबंध किस धर्म से था? स्तूप जो था उसका संबंध बौद्ध धर्म से था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्तूप का संबंध किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोध गया से महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझ गए? जितना क्वेश्चन बता रहे सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया, कहाँ पर? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन जो था वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया जो पहला वचन था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता था। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि बुद्ध का ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पशुपति संप्रदाय का उल्लेख किया वानभट्ट ने अपने कादम्बरी ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो 84,000 स्तूप बनवाए थे बौद्ध परंपरा में अशोक ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तृतीया बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो तृतीया बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलोब्रीन भारत में जिस शताब्दी में आया था वह था? तो अलोब्रीन जो था वो 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत किया गया है? तो अलोब्रीन का यात्रा वृत्तांत किया गया। तहकीक ए हिंद जो है इसमें अलोब्रीन का यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। तो अब्दुल रजाक, अलोब्रीन और बर्नियर, यानी कि इनमें से कोई नहीं हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री, अफ्रीका से कोई नहीं आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है ये गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईनी अकबरी को किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अबुल फजल ने आईनी अकबरी को लिखा है। इसके लेखक अबुल फजल हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम सहस्त्रवादी जो व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिमी भारत में आए थे वो कौन थे? तो वो अरब से आए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरब लोग जो थे वो आए थे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, यानी कि ये सभी जो थे इनमें से सभी ये महाराष्ट्र के संत थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बलवन की जो पुत्री का विवाह हुआ था वो फखरुद्दीन गज ए शंकर के साथ हुआ था। फखरुद्दीन गज ए शंकर के साथ बलवन की पुत्री का विवाह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किसने किया था? तो रामानंद ने। रामानंद जो थे ये ऐसे संत थे जो कि अपनी संदेश का प्रचार करने के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किए थे। कौन किए थे हिंदी का सबसे पहले प्रयोग? कौन संत? तो रामानंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तलवंडी नानक साहब का जन्म स्थान है, यानी कि तलवंडी जो है ये नानक साहब का किसका जन्म स्थान है? तो ये गुरु नानक का है, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और ये किए थे 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा था कि हरिहर और बुक्का किस वंश के थे? तो हरिहर और बुक्का जो थे ये जो थे हरिहर और बुक्का इस संगमा वंश के थे। याद रखिएगा हरिहर और बुक्का संगमा वंश के दो भाई थे जिन्होंने कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो आयंगर व्यवस्था जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है आयंगर व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा मझले कद का और मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका था? तो डेमिगिस पेज का यह कथन था। क्या कहना था कि राजा जो है कृष्णदेव राय जो राजा है वो मझले कद के है, मोटे होने की अपेक्षा पतले, मतलब राजा अधिकतर क्या होता है आप लोग देखे होंगे कि मोटा होते हैं, लेकिन जो डेमिंगस पेज थे उनका कहना था कि मोटा होने की अपेक्षा राजा जो पतला है, उनके चेहरे पर चेचक का एक थोड़ा सा दाग है और वो अत्यंत ही न्यायप्रिय, उनके न्यायप्रिय राजा है कृष्णदेव राय। ये सब लाइन है, ये लाइन कृष्णदेव राय के संबंध में किसका था? तो ये था लाइन डेमिंगिस पेज का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जो कि घोड़ों का व्यापारी था? तो अफांसी निकेतन ये तो घोड़ों का व्यापारी था ही, और फर्नाज न्यूनीज जो था ये दोनों जो थे ये घोड़ों का व्यापारी था। यानी ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों जो थे अफनाइस निकेतन और
नुनीज, ये दोनों जो थे ये विदेशी यात्री थे, घोड़ों का व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे। देखिए विजयनगर से संबंधित ना 3 ही 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक साल उसी क्वेश्चन को रिपीट होते रहता है। 3-4 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद ही रख लीजिए। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि हम्पी कहाँ पे स्थित है, तो हम्पी जो है विजयनगर में स्थित है। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि विरूपाक्ष का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे, तो हम्पी में। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो 1336 में की थी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हरिहर बुक्का किस वंश के थे, तो संगमा वंश के थे। उसके बाद पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय थे। अगर इतना और एक ये क्वेश्चन कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो निकोलो कॉन्टी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ये 5-7 क्वेश्चन का आप लोग कर लेते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन जो है 5-7 क्वेश्चन बस ये इसी 5-7 क्वेश्चन को हर एक साल एग्जाम में इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, इस 5-7 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर ही लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार याद करते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरिहर बुक्का किस वंश के शासक थे, तो पहले ही बता दिए थे संगमा वंश के। देख रहे हैं वही सब क्वेश्चन को आप लोगों को घुमा फिरा के पीछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, कौन कौन से शामिल थे, तो सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से लेकर के 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच आबादी करीब हो गई थी। यानी कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में आबादी पहले से कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो पहले से 5 करोड़ ज़्यादा बढ़ गई थी। कितनी, तो 5 करोड़। ऑप्शन नंबर में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1600 ईस्वी से, देखिए पहले तो भूखमरी थी और भूखमरी के होने के बावजूद 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच जो आबादी थी वो बढ़कर 5 करोड़ हो गई थी। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, तो मुगल काल में खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का जो मुखिया या मुकदम जो होते थे, ये मुगल काल में सामूहिक ग्रामीण यानी कि सामूहिक गांव का समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत में भारत के जिस भाग में आते हैं वो कौन से भाग है, तो राजस्थान और महाराष्ट्र ये जो दोनों राज्य है ये भारत के पश्चिमी भाग में आते हैं। याद रखिएगा, जब मैप पर आप नक्शा में देखिएगा ना, उसमें देखिएगा राजस्थान और महाराष्ट्र जो है ये भारत के पश्चिमी भाग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। देखिए अकबर ने क्या किया था, अबुल फजल से अपने स्वयं का, या अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर को एक भी शब्द पढ़ा लिखा नहीं, तो वो जो साइन भी करता था अपना अंगूठा लगाता था। समझ गए। तो अकबर क्या किया था अपने काल में, यानी कि अपने काल में वो जो भी काम किया था वो अबुल फजल से लिखवाया था। अब जो ये लिखवाने का काम था, ऐसा काम उससे पहले कौन कौन करता था, इससे पहले प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। ये जो अकबर था ये तो मध्यकालीन काल में था, यानी कि इतिहास आपके 3 खंड में बटा हुआ है ना, एक प्राचीन काल का इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो ये जो अकबर था ये तो मध्यकालीन इतिहास का व्यक्ति था, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी कि उसने जो काम किया अपने शासन में उसको एक किताब में लिखवाना। तो ये जो थी सबसे पहले चीन में ये व्यवस्था थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो औरंगजेब जो था उसका संबंध जो था वो नक्शबंद से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, नक्शबंद से और औरंगजेब का संबंध था नक्शबंद सिलसिले से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता ही होगा कि आगरा में ताजमहल है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था, तो शाहजहां के शासन काल में स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाबर का जो आत्मकथा था उसका नाम क्या था, तो तुजक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुजक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा का नाम था। समझ गए। अब इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और वो क्वेश्चन क्या है कि अकबर का वजीर कौन था। अकबर का वजीर कौन था, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका आंसर आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और देखना ये है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते हैं कि नहीं, या अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसका आंसर आप लोग पिछले वीडियो में बताएगा, इसके कमेंट बॉक्स में बताएगा, क्योंकि इसका आंसर पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि अकबर का वजीर कौन था। समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।